एक देश जिसका इतिहास रहा है कि वहां की सेना अक्सर हुक्मरानों पर अपना कब्जा जमाती है और फिर करती है तख्ता पलट। जी हां, हम अपने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसकी क्या वजह है, उसकी जड़ में जाने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, पाकिस्तान में ये तो इतिहास रहा है कि सेना के जनरल्स तख्ता पलट करते हैं और फिर गद्दी पर जाकर बैठ जाते हैं। आसिम मुनीर को शायद वो मौका नहीं मिल रहा, या फिर जो पाकिस्तान की एक लोकतंत्र वाली जो झूठी छवि गढ़ी हुई है उसे बचाने की ये कोशिश है, पता नहीं। लेकिन इमरान खान को लेकर लगातार उनके बयान सामने आना, फिर पीटीआई के कार्यकर्ताओं को दमनकारी नीतियों से दबाने की कोशिश करना, और फिर पीटीआई के नेताओं के जो बयान सामने आए हैं, ये पाकिस्तान की राजनीति को उलझाए हुए हैं। आखिर आसिम मुनीर चाहते क्या हैं? देखिए, आसिम मुनीर जो चाहते हैं वो उनकी ख्वाहिश लगभग पूरी हो चुकी है। और अब लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई सिविल हुकूमत राज कर रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी हुआ, उसके बाद आसिम मुनीर को जिस तरह से एक असीमित पावर दे दी गई, यानी कि उनके पास जो पावर का जो पावर सेंटर बन गए। पावर सेंटर तो ऑलरेडी थे, उनकी पावर में इजाफा इतना गुना कर दिया गया है कि अब वो खुद ही हटना चाहें अपने पद से तो हट सकते हैं, वरना उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। तो इस समय ये हालात हैं। अब पाकिस्तान में पहले होता क्या था कि होता ये था कि कोई फौज का जर्नल आता था और फिर वो कू करता था, कू के बाद वो इक़्तिदार में आता था, सत्ता में आता था। जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए, जियाउल हक आए। तो अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आसिम मुनीर ने एक सेफ पैसेज लिया है और उसको लेजिटिमाइज़ किया है। उसने खुद को अब जो अमेंडमेंट्स कराए हैं शहबाज शरीफ के जरिए, अब वो ये है कि अब उनके पास असीमित पावर है और उनको कू की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो ये मामला साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको कू करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ही एब्सोल्यूट पावर है। नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं इमरान खान की। देखिए, इफ्तिखार चौधरी ने जो ISPR के प्रवक्ता थे, जिन शब्दों का प्रयोग किया इमरान खान के लिए, वो काफ़ी मतलब पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है उसको बिल्कुल बयां करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान के रास्ते पर हैं और जो मुजीबुर रहमान ने किया वही इमरान खान कर रहे हैं। तो ये बयान भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है और चौंकाने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान के पहले एक अफवाह उठी कि उन्हें जेल में उनको मार दिया गया, फिर बाद में उनके परिवार वालों से मिलवाया गया, अफवाह झूठी साबित हुई। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा इमरान खान के खिलाफ इसलिए चलाया जा रहा है। जो मेरा अपना अनुभव है, मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि इमरान खान को जब भी हमने सदन में खड़े हुए बोलते हुए देखा, उनकी बातों से कभी ये जाहिर नहीं हुआ कि वो आतंकवाद परस्ती हैं। वो कई बार उनके एक्शन से भी ये लगा, जब अभिनव वाला मामला हुआ था तो उस वक्त भी, अभिनंदन वाला माफ़ कीजिएगा, जो मामला हुआ था उस वक्त भी उन्होंने ये बात बहुत ही पुरजोर तरीके से कही थी कि भारत के साथ हम युद्ध नहीं चाहते हैं और भारत के साथ युद्ध करना समझदारी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं शांति स्थापित करके देश की तरक्की पसंद, अमन पसंद नेता नजर आते थे, एक छवि बन गई थी उनकी। लेकिन इस वक्त उन्हें इस तरह से मुजीबुर रहमान की कैटेगरी में ले जा करके फिर उसी तरह से क्या ट्रीट भी किया जाएगा? देखिए, कोई भी सियासतदान होता है, कोई भी पॉलिटिशियन होता है, उसमें कमियां और अच्छाइयां दोनों होती हैं। तो उनकी कमियां हो सकती है कि बहुत सारे उनके बयान आप पुराने उठा के ले सकते हैं। उनकी कमी ये भी हो सकती है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उन्होंने एक तरह से स्टार्टिंग में दोस्ती की, फिर उनमें खटपट हो गई। इमरान खान पर यह भी आरोप लगा सकते हैं कि इमरान खान ने फिर पॉलिटिकल वेंडेटा शुरू किया नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम के खिलाफ या जरदारी के खिलाफ, उनको चोर कहा, उनको डाकू बताया। वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर जमहूरियत की बात करें, जमहूरी निज़ाम की बात करें, तो वो एक सियासी पार्टी है और लास्ट इलेक्शन में जिस तरह उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, वो भी एक बड़ा सवाल था। बड़ा सवाल ये भी है कि 2.5 साल से वो जेल में बंद हैं इमरान खान, और उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस समय क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान में पहले 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, PMLN और PPP, वो फ़ौज के साथ डील करती थी अलग अलग मामलों को लेकर। अब ये दोनों पार्टियां फ़ौज के साथ हैं, और जो तीसरी पार्टी है, जो तीसरी ताकत है पाकिस्तान में सियासी ताकत, वो PTI है, और उनका जो रहनुमा है वो फ़िलहाल जेल में है। तो ये जो एक तरह से म्यूजिकल चेयर है कि कभी कोई फ़ौज के साथ, कभी कोई फ़ौज के साथ, ये बादस्तूर जारी है।
और ये जो अभी अमेंडमेंट हुआ इसके बाद तो हालात ये हो गए हैं कि आर्मी चीफ जो भी होगा पाकिस्तान का या सीडीएफ जो भी होगा उसके पास इतनी पावर होगी कि उसको कू करने की ज़रूरत नहीं है, और ऑलरेडी उसको एक तरह से फौज का ही मतलब एक तरह से हुकूमत होगी पाकिस्तान में। तो ये तमाम चीज़ें हुई। अब जो आपने इमरान खान की बात कही, तो इमरान खान पर यह आरोप लगाया फौज ने कि इमरान खान मेंटली इल है, यानी कि वो मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी ने भी सोशल मीडिया के जरिए ये आरोप लगाया, उनके बयान को कोट किया कि जो आसिम मुनीर है वो भी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। तो कुल मिला के अब जो पाकिस्तान की सियासत है, एक तरफ तो आसिम मुनीर है और दूसरी तरफ इमरान खान है। इमरान खान आसिम मुनीर पर आरोप लगा रहे हैं और मुनीर जो है इमरान खान पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कैद करने की पूरी कोशिश है कि इमरान खान कुछ भी ना कह पाए। देखिए अभी तो ऐसी हालात नहीं लगते कि इमरान खान जेल से बाहर आ पाएंगे, हाँ। क्योंकि जो दोनों के बीच में जो टेंशन है और जो डिबेट है वो जितने लो लेवल पे चली गई है, उसके बाद तो ये नहीं लगता कि पीटीआई और आर्मी के बीच में कुछ पीछे से बात हो सकती है, यानी कि मामला कुछ सेटल हो सकता है। तो सेटलमेंट का तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये वाकई में चिंताजनक हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी आर्मी मजबूत हुई है उसने अपना नैरेटिव सेट किया है। लेकिन अंकुर जी, एक बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो देखिए वो हमारे पड़ोसी देश होने के नाते भी वहाँ के पॉलिटिकल परिस्थितियों पर हमें नज़र रखना भी ज़रूरी है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन, एक बेलगाम घोड़े की तरह पाकिस्तान हो चुका है, क्योंकि सिर्फ सेना का उस पर नियंत्रण है और सेना की स्थिति क्या है वो हम देख ही रहे हैं। इमरान खान जैसा एक व्यक्ति जो जेल के अंदर है, उसके बाहर आने की कोई संभावना है नहीं। भारत की ऐसे में क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या भारत को दूर से देखते हुए सतर्क रहना चाहिए, कोई उसमें इंटरवीन करना चाहिए? क्योंकि पीटीआई के भी बहुत बड़ी संख्या में समर्थक हैं, उनके भी अपने हक हैं, उनके भी अपने हुकूक हैं। देखिए भारत का रोल ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान आर्मी की कारगुजारियों पर नज़र रखे, क्योंकि जो पहलगाम हुआ था वो भी आसिम मुनीर ने का एक ब्रेन चाइल्ड था, उसने ही वो हिमाकत की। वो जो पहलगाम में जो भी आतंकवादी आए वो सिर्फ फौज के इशारे पर आए। स्वाभाविक है। तो फौज इस समय ताकतवर है, तो आसिम मुनीर खुद को पोजीशन और मजबूत करने के लिए फिर से एक कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो भारत के लिहाज से तो मेन पॉइंट यही है कि पाकिस्तान की फ़ौज का मजबूत होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका, बीएलए, पीटीआई, इतने मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना लड़ रही है। टीटीपी, हाँ, वो उसके साथ इतने मोर्चों पर जब वो लड़ रही है, उसके बावजूद क्या लगता है कि अभी इसमें कोई एक मौका बनता है कि पाकिस्तान में जो भारत की तरफ से बात कई बार बड़े नेताओं के मुंह से हमने सुनी कि हमें अपना कश्मीर वापस लेना है। बलूचिस्तान के लोग कई बार मीडिया में आकर के, सोशल मीडिया पर आकर कहते ही हैं कि हम भारत में वापस शामिल होना चाहते हैं। तो इस तरह की कोई बातचीत, कोई संभावना अभी हाल निकट भविष्य में? देखिए बलूचिस्तान का जहाँ तक मामला है, बलूचिस्तान में अभी भी फ़िलहाल अटैक्स जारी हैं। परसों तरसों भी एक अटैक हुआ, वहाँ पे एक तेल के डिपो को उड़ाया गया बीएलए के लोगों के द्वारा। तो बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन वो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, अख्तर मेंगल या उनकी और जो लोगों की पार्टी हैं जो एक्चुअली ट्रू रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान को, वो हाशिए पर चले गए हैं। दूसरा, आर्मी लगभग हर जगह पर कोशिश है कि आर्मी हर जगह भेज दी जाए। रही बात टीटीपी की, तहरीक तालिबान और पाकिस्तान, जो बेसिकली तालिबान का समर्थन है जिनको, उसके अटैक्स भी जारी हैं। तो खैबर पख्तूनवा की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, ये दोनों वो स्टेट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज जो है उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई है जो उसको लगता था कि हम एज ए हार्ड स्टेट पाकिस्तान में को रूल कर पाएंगे। पाकिस्तान फ़ौज का जो एक तरह से कंट्रोल है, जो ग्रिप है, वो पंजाब पर है, सिंध पर है, और जो ये गुलाम कश्मीर है उस पर है, यहाँ उनका कंट्रोल है। लेकिन खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान, ये दो वो स्टेट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा मसला ये है, पाकिस्तान की फ़ौज कोई ना कोई चूरन बेचेगी। वो चूरन क्या हो सकता है? वो चूरन ये हो सकता है कि फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के साथ टेंशन है पाकिस्तान की, तो वो तालिबान को अपना दुश्मन बता सकती है। दूसरा, पाकिस्तान फ़ौज ये भी कह सकती है कि हमें दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, तालिबान है। तो ये चूरन खिला के आसिम मुनीर अपने आप की जो कुर्सी है उसको और लंबा खींचेंगे, यानी कि और उसको ये चाहेंगे कि अगले 5 से 10 साल वो उस पर बैठे रहें।
निश्चित रूप से, और अब यही एक हर एक जनरल की मंशा पाकिस्तान में रही है। शायद इसी वजह से आज तक पाकिस्तान स्थिर नहीं हो पाया, क्योंकि राजनीति को चलाना एक राजनीतिज्ञ का काम है। हाथ में हथियार लिया हुआ व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठता है तो फिर वो दमन ही करता है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान को चलाने का अगर कोई रिमोट कंट्रोल है, वो राजनीति है, तो उसमें डलने वाली बैटरी इस वक्त सेना है, जिनके पास असल पावर है। और आसिम मुनीर स्वघोषित फील्ड मार्शल बन ही चुके हैं, तो वो अब उन्हें कौन कुर्सी से हटाएगा। निकट भविष्य में इमरान खान के रिहा होने की भी संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं। तो पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य किस ओर जा रहा है? क्या ये द्वंद्व इसी तरह से चलता रहेगा जब तक मुनीर कुर्सी पर है? बिल्कुल, पाकिस्तान में ये उम्मीद थी काफ़ी दिनों से। पूरी दुनिया में देखिए अब काफ़ी चीज़ें बदली हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं और रूस में पुतिन हैं, और पाकिस्तान से ये उम्मीद थी, जो वहाँ के जमहूरियत के पसंद लोग थे, कि शायद वहाँ बदलाव आए, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बैरक में जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो गाहे बगाए हर 2-4 साल का ब्रेक लेकर वापस एक तरह से इक़्तिदार में आ जाती है, वापस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है। तो भारत के साथ जो भी कुछ 2-3 दिन की लड़ाई लड़ी इन्होंने मई में, जिसमें इनकी हार भी हुई, लेकिन ये हार को स्वीकार नहीं कर पाए। उसके बाद आसिम मुनीर ने दांव चला, और आसिम मुनीर का पावरफुल होना इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान में हालात वही रहेंगे जो 1950 से हैं, यानी कि जो फ़ौज है, फ़ौज के पास ही असल ताकत है। बाकी जो लोग हैं, जो सिविल के जो हुकूमत है, चाहे PMLN हो, PPP हो, ये केवल आते जाते रहेंगे। ये नाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके पास वो पावर्स नहीं होंगी। इन्हें हर काम फ़ौज से पूछ कर करना पड़ेगा, हर फाइल पर फ़ौज की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये ताकत, ये जो पूरा सूरत हाल है पाकिस्तान का, वो यही है। रही बात इमरान खान की, इमरान खान को ये माना जा रहा था कि शायद कमर जावेद बाजवा के बाद उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ, एक नॉलेज ये मिली कि पाकिस्तान में फ़ौज को इस तरह से एब्सोल्यूट पावर नहीं मिलनी चाहिए। जो इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, नैब हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, वे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनको जेल में बंद किया गया है, तो इस बात की अब उम्मीद कम है कि इमरान खान बाहर आ पाएंगे और कोई पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम, यानी कि डेमोक्रेटिक एक सरकार बन पाएगी। लेकिन एक बात और, शहबाज शरीफ तो पूरी तरह से अब एक मूर्ति की जैसी उनकी स्थिति हो गई है। वो ना कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस बात से आसिम मुनीर की हरकतों से बहुत परेशान है। मुलाकात अमेरिका में होती है, आसिम मुनीर की भी होती है, शहबाज शरीफ की भी होती है। क्या कोई आंतरिक झगड़े का निपटारा करने के लिए अमेरिका मदद करेगा? बिल्कुल, ये जब खबर आई थी तो ये भी खबर आई थी कि शायद वो उस पर साइन ना करें, आसिफ अली जरदारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी सिविल हुकूमत की या हुक्मरान की हिम्मत नहीं है कि वो फ़ौज के साथ इस तरह की पंगा ले सके। फ़ौज के साथ अगर किसी ने पंगा लिया है, अब देखने वाली बात है कि लंबा कितना चलेगा, ये इमरान खान ने लिया है। अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर तो बिल्कुल नहीं लगता कि शहबाज शरीफ या जरदारी की पार्टी में दम है कि वो आसिम मुनीर से पंगा लेंगे। तो वो चाहे नाराज़गी कुछ भी हो अंदर खाने, आसिम मुनीर को कितनी पावर मिल जाए या कुछ भी हो, वाइट हाउस बुला लिया जाए, लेकिन दोनों के अंदर दम नहीं है कि वो आसिम मुनीर से पंगा ले सके। आपकी बातों से जितना, या पाकिस्तान की राजनीति को जितना समझ या पढ़ पाया मैं, उसके हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में जो परिस्थितियां हैं, पाकिस्तान के उभरने की चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन फ़ौज से आज तक टक्कर कोई नहीं ले पाया, और अगर अब इमरान खान की पार्टी टक्कर ले रही है तो कोई तो उसे बैक फोर्स मिल रही होगी, कोई बैक सपोर्ट उसे मिल रहा होगा, या उनके अपने लोगों की ताकत है जो उन्हें ये करने के लिए तैयार कर रही है। देखिए, एक जो परिवर्तन आया है पीछे 75-76 सालों में या 78 सालों में पाकिस्तान में, वो ये आया है कि जब इमरान खान ने फ़ौज के बारे में बोलना शुरू किया तो एक तबका है ऐसा जो सपोर्ट करता है इमरान खान को, और ये बात आप स्वीकार करें चाहे ना स्वीकार करें। इससे पहले जब परवेज़ मुशर्रफ सरकार में थे तो उस समय फ़ौज के खिलाफ उतना गुस्सा नहीं था जितना परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ था। लेकिन अब की थोड़ी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आसिम मुनीर की बजाय फ़ौज पर भी उंगली उठ रही हैं। तो ये तो परिवर्तन आया है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको लेकर लोगों के मन में अब ये सवाल उठने लगा है कि फ़ौज आखिर कब तक, ये इक़्तिदार में कब तक रहेगी, ये बैरक में क्यों नहीं जाती। और बार बार जो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसके लिए फ़ौज की ज़रूरत है। तो अब ये सवाल उठने लगे हैं। हालांकि ये सवाल कितने वाजिब हैं, कितना बड़ा कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में, इंडिया में तो डाइवर्सिटी
को रिप्रेजेंटेशन मिला। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उसमें जो पंजाब प्रोविंस के जो लोग थे, जो उनकी जो हिस्सेदारी थी सरकारी फ़ौज में, ब्यूरोक्रेसी में, वो सबसे ज़्यादा थी। आज भी पाकिस्तान में यही हालात हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसमें ज़्यादातर पंजाबी हैं, उसके बाद कुछ सिंधी हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और या फिर आप गिलगिट बाल्टिस्तान, उनके लोगों की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। हालांकि गिलगिट बाल्टिस्तान तो इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मार्जिनाइज, वो भी हाशिए पर है। वही हालत जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, वो भी एक गुलामों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो कुल मिला के अगर प्रॉपर पाकिस्तान की बात करें तो प्रॉपर पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ एक प्रोविंस है जो है पंजाब। तो पंजाब क्या यही वजह है कि जो आप कह रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या जनता से कोई आवाज़ आएगी क्या कभी, यार बहुत हुआ। मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो तड़प है, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कई आपने वीडियोस देखे भी होंगे, लोगों के अंदर इतना असंतोष है। क्योंकि देखिए, सेना नियंत्रण कर सकती है, लोगों को दमन कर सकती है, लेकिन सेना बाजार भाव तय नहीं करेगी, सेना नीति का निर्धारण नहीं करेगी, सेना बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी, सेना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेगी, और अब तक नहीं किया है सेना ने। देखिए, फ़ौज काफ़ी कम लोगों को पता होगा, हमारे दर्शक फिर भी गूगल कर सकते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौज नहीं है, वो एक पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। वो खाद भी बनाती है, वो जूस भी बनाती है, वो ब्रेड भी बनाती है, वो अंडे भी बेचती हैं, उसके सुपर मार्केट के स्टोर भी हैं, वो रियल इस्टेट का काम भी करती हैं, जिसको DHA बोला जाता है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। कराची के बाहर DHA है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर DHA है, जहाँ पर प्लॉट हैं, आप प्लॉट ले सकते हैं। फ़ौज की अगर ज़मीन की बात करें तो फ़ौज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन फ़ौज के पास है। रेलवे के पास कोई ज़मीन नहीं है, सरकार के पास कोई ज़मीन नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास है। जो आपने सवाल उठाया कि क्या वो लोगों को रोज़गार देगी, क्या वो इकनॉमी के मसले हल करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। फ़ौज हमेशा अपने बारे में सोचती है। फ़ौज ये जानती है कि भाई मेरे जितने जनरल कोई रिटायर होगा तो उसे 3 प्लॉट मिलने हैं या 4 प्लॉट मिलने हैं रिटायरमेंट के बाद, रावलपिंडी के बाहर या इस्लामाबाद की DHA में, तो वो उस पर ध्यान देती है। फ़ौज पाकिस्तान में, फ़ौज जब देखिए जब कोई सत्ता में आता है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होती है कि आप आएंगे तो मुल्क का जो है उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज जब सियासत में कोशिश करती है कि मैं पूरा कब्जा करूं, मैं एब्सोल्यूट पावर लूं, उसके बाद ये भी तवक्को होती है फ़ौज से कि आप डेवलपमेंट करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएं, लेकिन वो जिम्मेदारी डाल दी जाती है सिविलियन हुकूमत पर, यानी कि जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है। अब ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल होता है किसी भी सिविल हुकूमत के लिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाए, क्योंकि जब सारी मंजूरियाँ तो पाकिस्तान आर्मी को देनी है, सारी चीज़ें उनका स्टेक है, हर चीज़ में उनकी यस नो है, तो फिर मुश्किल होता है। तो ये जो आपका सवाल था, क्या पाकिस्तान फ़ौज ऐसा कर पाएगी, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान फ़ौज जो कर पाएगी वो ये है कि अपने आप को, और जो पैसा वो बनाने की मशीन है, वो जिन जिन चीज़ों से पैसा बनाती है, फर्टिलाइज़र भी बनाती है ना, प्लॉट भी काटती है, फ्लैट भी बनाती है, तो उनसे और पैसा कमाएंगे। लेकिन उनकी जितनी भूख है, मुझे नहीं लगता कि वो ये सामान बेच करके, दूध जैम बेच करके उतना मुनाफा कमा पाएंगे। हाँ, पाकिस्तान कोई हथियारों को डील करे, कहीं किसी मुल्क से जाकर के भीख मांग ले, तो ज़रूर उनके पास एक जो उन्हें फंड जितनी की ज़रूरत है शायद वो उनके पास आ पाए। तो इस बात से अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि पाकिस्तान का भविष्य आने वाले समय में क्या है। पाकिस्तान की जनता चाहे तो ज़रूर ये हालात, ये परिस्थितियाँ बदल सकती है, लेकिन पाकिस्तान की जनता भी क्या करे। हथियारों के दम पर जो सेना हुकूमत कर रही है, या तो उसके सामने विद्रोह करे, अपनी जान की बाजी लगा करके अगर जनता चाहे तो ज़रूर अपने देश का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल वो बदल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।